सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली कहीं न कहीं जीएस पेपर 2 के भी पेपर कंडक्ट हो चुके हैं और पेपर देखने से एक बार तो हमने लुक किया है, ठीक है? और हमें ये लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे और एक होता है ना कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस, ये वाला हमें देखने को नहीं मिला। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए और क्वेश्चंस क्या प्रीवियस क्वेश्चन से या कहीं न कहीं क्वेश्चन टैली कर रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से क्या अगर कोई कर लेता और मतलब 10 साल के तो कहीं न कहीं उसके पास में एक तो एडवांटेज ये होता है कि वो ऑलमोस्ट 70 टू 80% क्वेश्चन आईआर को अगर छोड़ दे कुछ पोर्शंस को, तो वो ईज़िली अटेम्प्ट कर लेता। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि करे क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। बेसिकली आपको बता दें कि जीएस पेपर 2 की हम बात करें तो इसमें आपका जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, पॉलिटी एंड जस्ट अ सेकंड यस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया पार्ट, इसका पार्ट, ठीक है? प्लस एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जो आईआर हो गया, प्लस सोशल जस्टिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर आपका अ अ, संविधान तो बोल चुके हैं, ये सारे पोर्शंस आपके यहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजाइट ऑफ डेमोक्रेसी कमेंट। डेमोक्रेसी के लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस की गारंटीड होना, ये कहीं न कहीं पूर्व शर्त है या प्रीरिक्विज़ाइट है। या हम ये कहें कि जो टॉपिक है ना वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों डेमोक्रेसी के लिए प्रीरिक्विज़ाइट है? इसके लिए 10 क्वेश्चन्स के मार्क्स से ईज़िली क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन बन जाता और इसके लिए कंटेंट मतलब आपने लक्ष्मीकांत में भी कुछ ना कुछ पॉइंट आपने पढ़ा होगा और जो डेली करंट अफेयर्स में जो चलते हैं, अगर आपने वो भी अगर आपने कहीं न कहीं कवर किया होगा तो आप इज़िली इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये आपका नालसा के रिगार्डिंग है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड? फ्री लीगल एड कौन इसका हकदार होता है? तो सिंपल सी बात है, जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती है, ऐसे लोग हकदार होते हैं। जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, खासकर लीगल एड, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने नालसा जो एक है, वो लेके आई थी, जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है। और इसको अगर आप आर्टिकल से भी कनेक्ट कर देंगे, तो कहीं न कहीं से ये सही हो जाएगा। तब आर्टिकल जो 22 है जो है, आप इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है? तो नालसा के बारे में ये पूछा गया, असेस द रोल ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। और इसमें भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि इंडिया में ही बेसिकली बेसिकली तो ये इंडिया में ही लॉन्च हुआ है। तो इसमें बताना है कि ये किस तरीके से अपना रोल ये प्ले कर रहा है, असेस करना है आपको। अच्छा है, बुरा है, मतलब इसमें सिंपल सी बात, इसमें कुछ नेगेटिव आपको लिख देना था, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, है ना? पहले पॉजिटिव लिखते हैं, फिर आप नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव, ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन डिमांड ही कर रहा है कि इसका रोल को असेस करने के लिए, है ना? इसमें आपको मालूम है कि हर एक ऐसे नागरिक जो कहीं कहीं मतलब फ्री लीगल जो सर्विस होता है वो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए नालसा बनाया गया था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि the states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially। इसमें साफ-साफ हम ये कहें कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप कहीं न कहीं आपके दिमाग में होगा म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में, तो अर्बन लोकल जो बॉडीज़ है इसको एम्पावर करने के लिए इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के राज्य, शहरी, स्थानीय निकायों के कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिए, कमेंट करना आपको। तो ये इसके फंक्शनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से ये कहीं न कहीं इसमें आपको चीज़ें कमेंट करनी है और कमेंट करना मतलब अपना राय नहीं देना, आपको कुछ ना कुछ आप बोल सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स एआरसी रिपोर्ट्स देने को बहुत सारे कमिटीज़ बनी होती है, उसके आप इसमें पॉइंट दे सकते हैं। फिलहाल तो ये जो आपका जो सेशन वीडियो है, ये बेसिकली हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं। इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं इसी चैनल पे, तो जो लोग खासकर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अपडेटेड जो वीडियो है ना, वो आते रहेंगे, है ना? इसके बाद फोर्थ में जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोच टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इसको पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके बाद में ब्रिटिश एरा के टाइम में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी किस तरीके से थी? आपको मालूम है कि सेंटर स्ट्रांग था और कहीं न कहीं जो इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ की हम बात करते हैं, मेंबरशिप की बात करते हैं, वो उस टाइम में, आज के टाइम में तो ठीक है, आज भी लैकिंग है, लेकिन ब्रिटिश एरा के टाइम में ये नहीं थे और उसमें जो एलीट क्लास थी, उन्हीं के पास में पार्लियामेंट्री जो मेंबरशिप उन्हीं के पास में होती थी। ये चीज़ें आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, ठीक है?
है, लेकिन कम है उसके कंपेयर में। तो इंडियन अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच, मतलब इसमें आप जो कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको भी उस कॉन्टेक्स्ट को भी आपको यहाँ ऐड करना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री और मतलब ये सिंपल पॉलिटिक क्वेश्चन है। अब मालूम है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी वहाँ बेसिकली आप हमारा संविधान तो है नहीं वहाँ पर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर नहीं है, ठीक है। प्लस दूसरी बात यहाँ पर कि यहाँ इंडिया में है, वहाँ पर रिपब्लिक नहीं है, इंडिया में रिपब्लिक है, ठीक है। वो हमें लगा कि थोड़ा हिस्ट्री क्वेश्चन, इसलिए मैं हिस्ट्री कनेक्ट कर दिया। वो चीज़ आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं जो शुरुआत में हमने कहा। आपको इसमें ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और इंडिया का, वो आप इसको यहाँ पर पॉइंट रखने हैं। फिफ्थ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। देखिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, कौन होते हैं? स्टेट के जो क्या उसको बोलते हैं, जो चेयरमैन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के। तो ये किस तरीके से ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, इम्पार्शलिटी जिस तरह परफॉर्म करते हैं खासकर लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, और फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, या हम ये कहें इन शॉर्ट में कि विधानसभा या स्टेट असेंबली के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो एक चीज़ तो ये भी, जहाँ पर काउंसिल है तो काउंसिल वाले को भी यहाँ पर एक टच देना है, प्लस जहाँ पे असेंबली तो हर जगह हर स्टेट में है, तो असेंबली के जो चेयरमैन है, या हम पार्लियामेंट की बात हो तो पार्लियामेंट में आपका जो ओम बिरला जी है ना, तो सेम आपका स्टेट में होता है असेंबली के लिए। तो उनके रोल को आपको एसेस करना, उनके रोल को आपको यहाँ डिस्कस करना है। इतना आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से, जो सिंपल पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत भी जो पढ़ा होगा, सिंपल जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी ये क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकता था, है ना। आसान क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि आसान ही क्वेश्चन, मतलब अभी एक लुक तो हमने दिया है, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चन पढ़े थे आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन हम भी ये देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल एनालिसिस हम लेके आएंगे, तो उससे भी आप उसको बाद में आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन ये है कि द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू द HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन ये भी है साथ में पूछा जा रहा है कि आप सजेस्ट कीजिए कुछ मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी। देखिए, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आपको पहले जो HRD के बारे में हम बोलते हैं ना, इसके पहले कुछ आपको क्रिटिक्स, या आप बोल सकते हैं इसको आप जो लैकिंग पॉइंट है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद कुछ मेजर्स सजेस्ट करेंगे। मतलब ये भी क्वेश्चन आप ये नहीं बोलेंगे कि मतलब लक्ष्मीकांत से, यस लक्ष्मीकांत से ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन आप कहीं न कहीं मेंस के लेवल की अगर आपकी तैयारी होगी तो HRD की रिगार्डिंग आपने कहीं न कहीं पॉइंट पढ़े होंगे, और यहाँ से आप चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। मतलब ये चीज़ें करंट अफेयर्स में बनी होती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन कंटेनिंग द एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। देखिए, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके रोल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब ये क्वेश्चन आसान है इनके रोल के बारे में, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इनके द्वारा जो अब्यूजिंग होती है, मतलब डोमिनेंट पोजीशन जो इनके द्वारा है, और कहीं न कहीं CCI में कहीं लैकिंग देखने को मिलता है इनके एडमिनिस्ट्रेशंस में। इस पॉइंट को यहाँ पर आप चीज़ों को लिख सकते थे, ठीक है। और रिसेंटली जो डिसीजन लिए गए हैं CCI के रिगार्डिंग, तो आप इसको भी आप यहाँ रेफर कर सकते हैं। तो आप लास्ट में कुछ 2-3 पॉइंट आप इसको लिख देंगे, तो इसमें इस आंसर को पूरा कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग एज ए क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस। यस, ई गवर्नेंस क्रिटिकल टूल है, हैज असर्ट इन इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इफेक्टिवनेस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए ई गवर्नेंस एक क्रिटिकल टूल है इन गवर्नमेंट। व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर द एम्बैरेसमेंट ऑफ दीज फीचर्स। तो कौन सी अपर्याप्तताएं या इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती है। इसकी हिंदी तो बहुत बड़ा टफ है, ठीक है। तो हम ये कहें कि कौन सी इसमें इनएडिक्वेसीज है, या कौन सी इसमें जो लैकिंग पॉइंट है, या कौन सी इसमें डिमेरिट है, कौन सा डिसएडवांटेज है किसमें, तो ई गवर्नेंस में। या हम सिंपल ये कहें क्या डिमेरिट है ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस के मेरिट भी है। आपको मालूम है कि क्या ई गवर्नेंस से बेसिकली क्या होता है कि डेटा का मतलब चोरी होने का एक खतरा होता है, ठीक है। प्लस इसमें
साइबर क्राइम्स भी हो सकते हैं, साइबर अटैक जैसे चीज़ों को मतलब अंजाम दिया जा सकता है, तो ऐसे ही पॉइंट भी यहाँ पर इनएडिक्वेसीज़ में लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो हम लोग बाद में इसका आंसर कभी ये अगली वीडियो में देखेंगे। ये फिलहाल तो हम लोग एक लुक बस ले ले रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। देखिए, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। देखिए, यहाँ पर ना डायरेक्ट इशारा कहाँ किया जा रहा है, मतलब संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, किसके बीच बात की जा रहा है? आईआर का ये पहला क्वेश्चन है। चाइना इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, और थोड़ी बहुत तो कहीं न कहीं हमें कुछ-कुछ रीजनल लेवल पे कुछ इश्यूज़ हमें, जैसे श्रीलंका इंडिया के बीच में फार्मर्स का इश्यू होता है, इंडिया नेपाल के बीच में खासकर एक अभी खासकर फ्रेंडशिप का थोड़ा बहुत इश्यू आता रहता है। भूटान की चलिए ठीक है, बांग्लादेश का इश्यू ये होता है कि इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में जो थर्ड पार्टी है चाइना, वो इंटरफेयर करता है, तो वो भी इश्यू होता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ ज़्यादा फोकस करना है कि उसके लिए एससीओ जो है ना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे देखिए, पाकिस्तान के इश्यू, यहाँ पाकिस्तान ऐड नहीं, क्योंकि एससीओ और एससीओ में पाकिस्तान तो है नहीं यहाँ पर। हाँ, ऐड करने की बात चल रहा है। तो चाइना और इंडिया दोनों के बीच में था फोकस, सेंट्रल कोर पॉइंट आपका ये होगा, और इसी बीच फोकस करते हुए आप यहाँ देखिए, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया, इंडिया का रोल आपको बताना है इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। आपको यहाँ सजेस्ट करना है क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं खासकर इंडिया अ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप इस चीज़ को 3-4 पॉइंट में आप लिख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट देख के, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन्स को 2-3 क्वेश्चन हमने शुरुआत में देखे थे, हमें लगा कि क्वेश्चन सही है। फिर हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? क्वेश्चन तो मिलता पर लेट से है ना? क्वेश्चन कहीं से निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ें फिर आपके सामने हैं। इसके बाद में जो 10वां क्वेश्चन है, इंडियन डायस्पोरा हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। यस, आज के टाइम में तो बोल सकते हैं ये चीज़ें कहीं कहीं सत्य है। डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। इसका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है? या हम सिंपल इंडियन डायस्पोरा का इकोनॉमिकली इसको आप एक कवर दे सकते हैं, पॉलिटिकली क्या है ना? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया। आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा का रोल क्या होता है। आप थोड़ा पास्ट में भी इस चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं कि जब 2002 और 4 का टाइम था, जिस टाइम में जो इंडियन डायस्पोरा इंडिया की इकोनॉमी में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे उस टाइम में। वैसे भी आप चीज़ों को इसको भी ऐड करते हुए आज के टाइम, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली आज के कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली किस तरीके से वो ये, और आपके पास डेटा है कि कितना परसेंटेज जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो कहेंगे बेस्ट होगा। पॉलिटिकली आपको मालूम है कि इंडिया के जो वोटर्स जो होते हैं, मतलब वोट सिस्टम के लिए, इलेक्शंस के लिए बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये भी आप चीज़ों को लिख सकते हैं इसको, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट में एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लिविंग इंस्ट्रूमेंट। अ, सही बात है। ये लाइन तो साफ-साफ ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। विथ कैपेबिलिटीज़ ऑफ इनॉर्मस डायनामिज़्म। डायनामिज़्म ये एक जो पॉइंट है, ये इसको आप एड्रेस करना है। डायनामिज़्म यानी कि डायनामिक कैसे है? हमारा संविधान एक बोल सकते जीवित बोलते हैं ना इसको हिंदी में, जीवित यंत्र है। तो डायनामिज़्म इसके बारे में 4-5 पॉइंट लिख देंगे। यस, डायनामिज़्म क्यों? अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऐड ऑन होते रहते हैं, आर्टिकल्स ऐड ऑन होते हैं। ऐसे-ऐसे पॉइंट आप लिख के डायनामिज़्म का जो पॉइंट है इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद में एक डायमेंशन आता है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इसको भी थोड़ा बहुत आप एड्रेस कर सकते हैं, या फिर आप आगे देख सकते हैं, इलास्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसकी रिस्पेक्ट में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रेस्पेक्ट में आप इसको एक्सप्लेन करना है, इसको इलास्ट्रेट करना है विद स्पेशल रेफरेंस के साथ में। मतलब थोड़ा हम बोलेंगे कि बहुत ईज़ी नहीं बोलेंगे, हाँ, कुछ-कुछ डायमेंशन ईज़ी है, लेकिन कुछ डायमेंशन आपको ईज़ी नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर भी इसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरा ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक नहीं, इसमें आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन्स को, है ना? इसके बाद में नीचे क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज़। देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है। अगर आपने जेंडर जस्टिस, मतलब ये टर्म आपने अगर पॉलिटी में तो सुना ही होगा, और डीपीएसपी में ये तो टर्म आप जो आर्टिकल्स उसमें मेंशन है ही, ठीक है? तो एक्सप्लेन करना है कि
कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जेंडर जस्टिस आर्टिकल्स मेंशन करने के साथ में विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। ये हो सकता है कि केस लॉज आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट हिट ना कर रहा हो, है ना? तो ये कहीं न कहीं हर एक फैकल्टीज़ के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है कि ऑन द स्पॉट केस लॉज़ हिट नहीं करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब रिवाइज़ करते हैं और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जेंडर जस्टिस रिगार्डिंग केस लॉज़ क्या हो सकता है? 1-2 केस लॉज़ आ सकते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 3-4 केस लॉज़ आपको देने, क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कम से कम 3 से 4 केस लॉज़ आपको देने पड़ेंगे, प्लस रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, ये क्या है जेंडर जस्टिस के लिए। तो आप इस चीज़ को भी मतलब एक डायमेंशन ये हो गया कि क्या रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है हमारे संविधान में, क्या हम हमारे जो प्रावधान है, प्लस केस लॉज के साथ में। और इसमें सबसे पहला जो डायमेंशन था, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मतलब 1 पेज में, और बाकी 2 पेज में आप एक इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ठीक-ठाक है, मतलब जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से 3 पेज सही है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन सही है। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 1990s। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बेसिकली यहाँ पर लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल थे, खासकर जो आर्टिकल 356 ये क्या है, ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। 352 आर्टिकल है, 356 आर्टिकल है। 356 जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है ना? तो ये कहा जा रहा है कि अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसके लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356। मतलब ठीक है, ये खुद क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्टिकल 356 का यूज़ 1990s से पहले से सिंस 19 इसके पहले हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन सिंस 1990s मिड मिड की बात करें, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि अ, मतलब 1990s है ना, तो इसको आप 1995 के बाद से, है ना? ये टाइम। इसके बाद से ये कम इसका फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हुआ। ये इसके पीछे क्या रीज़न है? लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? लीगल रीज़न भी, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। एक डायमेंशन ये हो गया, लीगल पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या, ये हो गया। 356 जब ये आर्टिकल्स जब आप इसको मेंशन करेंगे तो आपको मालूम है कि इसके रिगार्डिंग जो पुंजी कमीशन हो गया, एआरसी रिपोर्ट हो गया, इसके रिगार्डिंग आपको मालूम है कि बहुत सारे जो सजेशन रिकमेंडेशन वो दिए गए हैं। इसको भी आप लास्ट में इसको ऐड कर सकते हैं 356 के। मतलब ये भी क्वेश्चन आसान है, प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बढ़ा क्यों, मतलब पहले बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था। आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी जैसे स्टेट में, बिहार जैसे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता रहता था। जहाँ पे अपोजिशन की सरकार होती है वहाँ तो ये लग जाता है। आज के टाइम में भी कहीं न कहीं अ, खबरों में भी बना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आज के टाइम में थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी इतना ये नहीं है पहले के टाइम में। लेकिन यही चीज़ आपको बताना है कि इसके पीछे कौन-कौन से फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, लीगल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। देखिए, ये साफ-साफ सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स यानी एसएचजी बोल सकते हैं। इसको आप फॉर वुमेन्स इफेक्टिव, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन वुमेन्स के इफेक्टिवनेस में और इसके मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन यानी कि वुमेन की पार्टिसिपेशंस में किस तरीके से ये रोल प्ले करता है, इसको आप डिस्कस करना है। डिस्क्राइब, मतलब सिंपल सी बात है, आसान क्वेश्चन है। वुमेन की रिगार्डिंग हमने ये भी कहा था, जीएस पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन वुमेन की रिगार्डिंग, गर्ल्स के रिगार्डिंग था, गर्ल्स आप वुमेन बोल सकते हैं। यहाँ पर भी वुमेन की रिगार्डिंग, इसमें भी वुमेन की रिगार्डिंग। आप सोचिए वुमेन की रिगार्डिंग अगर आपने बहुत सारे देखिए डायमेंशन क्या-क्या आप कवर कर सकते हैं। वुमेन की रिगार्डिंग कुछ पास्ट में कुछ लीडर्स के नाम, ब्रिटिश टाइम में कौन लीडर्स एक्टिव थे, ठीक है? अपना रोल प्ले किए। क्या मेंबरशिप है पार्लियामेंट में, उसका सोशल क्या इसके मतलब इनका कंट्रीब्यूशन क्या, पॉलिटिकली क्या, इकोनॉमिकली क्या है? कुछ नाम्स आप पर्सनैलिटीज़ के नाम, आप वुमेन पर्सनैलिटीज़ नाम याद कर लिए। गवर्नमेंट ने स्कीम्स क्या-क्या निकाले हैं। आपने ये कर लिया। कुछ-कुछ बड़ा-बड़ा अचीवमेंट जो वुमेन्स अपने-अपने सेक्टर में अचीव किए हैं। इवन कि जो सिविल सोसाइटी है उस लेवल तक में भी आप चीज़ों का कर लेते हैं। मुश्किल से हमें लगता है कि ये 3 से 4 पन्ने का वुमेन की रिगार्डिंग आपने कर लिया, तो ये आपका हेल्प कहाँ होगा सुन लीजिए। जीएस पेपर 1 में होगा, डेफिनिटली अगले साल भी यही होगा, ठीक है? पेपर 2 में हो होने वाला है। पेपर 3 जो कल होगा ना, कल हम फिर आएँगे, ठीक है? और फिर हम बताएँगे पेपर 3 में भी वुमेन का एक कहीं न कहीं एक फैक्टर कहीं न कहीं होगा, एक डायमेंशन होगा आपको कवर करना। पेपर 4 में भी डेफिनिटली होगा। आपने पेपर 1 ऐसे और जीएस 1 में आपको दिखा चुके हैं, है ना? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इससे कुछ सीख लेके, है ना? चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू व्हाट एक्सटेंट डज़ इट रिफ्लेक्ट द कम्युलेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, अगर आपको हम बता दें
कि 101 जो संविधान का संशोधन था, अगर आप ये चीज़ को आप आप कहीं न कहीं लक्ष्मीकांत में ही पढ़े होंगे, है ना? तो ये आपको ये बताना कि फेडरलिज़्म के स्पिरिट को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। 101वां जो संविधान का संशोधन है, वो बेसिकली किस तरह के इंडिकेट करता है। तो मतलब ये आप लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़े होंगे, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप कमेंट करेंगे कि 101st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बेसिकली क्या कहता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें लगता है कि ये मतलब कोई प्रीलिम्स लेवल तक का जो तैयारी करता हो, किया हो, ये भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम। पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। आपको मालूम है कि स्टैंडिंग कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, मतलब इसमें आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, मतलब नाम आपको सिंपल लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपको ये पहला तो पूछा गया है, ठीक है? वो भी वहाँ से करने से ये ईज़िली आप इसके स्ट्रक्चर को आप बना सकते थे। थोड़ा-सा इसको ऑर्गनाइज़ कर देंगे तो और भी ये अच्छा हो जाता। हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज़ हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलिज़्म ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? किस तरीके से जो फाइनेंशियल कमिटीज़ होती है, वो हेल्प करती है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आप ये कहें कि जो हमारी जो गवर्नमेंट या एमपीज़ जो बिल लेके आती है, सरकार मतलब कोई एक्ट बनता है, फाइनली और लोकसभा ऐसा पास होने के बाद में, तो ये कमिटी अपनी रोल किस तरीके से प्ले करती है, खासकर फाइनेंशियल कमिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फाइनेंशियल कमिटीज़ में ही आप आपको इस पॉइंट को लिखना है। शुरुआत में आप पार्लियामेंट्री कमिटी लिख देंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करके, लेकिन बाद में जो 50 मार्क्स का है, इसके बाद आप फाइनेंशियल कमिटीज़ के ही सिर्फ डायमेंशन को आप कवर करेंगे, उसी के पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये भी टफ क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, ये भी आसान क्वेश्चन था। बहुत आसान नहीं बोलेंगे, ठीक है, बहुत आसान अगर निकल रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है यार इससे तो आसान ही लग रहा होगा। कोई बात नहीं। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर एंड आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। देखिए डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स, ये देखिए डेवलपमेंट यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक तो होता है कि ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है? तो डेवलपमेंट यहाँ पर एक वर्ड है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स। ग्रोथ में आप ह्यूमन फैक्टर्स को भी आप इंक्लूड करते हैं, डेवलपमेंट में आप नहीं करते हैं, है ना? तो डेवलपमेंट आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का टर्म भी यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड, कोई बात नहीं, इंटरकनेक्टेड सब कुछ होता है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी। सही, ज़ाहिर-सी बात है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए सही है, रोड, रेलवेज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वेलफेयर वेलफेयर स्कीम्स के लिए कहेंगे वो वल्नरेबल होता है। इसको आप पॉइंट को आप इसमें लिख सकते हैं। डू यू एग्री? आपसे पूछा क्या आप एग्री करते हो? आप करना येस, लास्ट में कर देना कि ठीक है, चलो ठीक है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बैलेंस, बैलेंस और प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ा एनवायरनमेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट जो फैक्टर है, इसके पीछे कहा जा रहा है, फिर बाद में कहा जा रहा है गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको आंसर देना है, ठीक है? आप एग्री तो कर लिए, आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि आपको येस करना है, इसके पीछे रीजन देना है ना? तो क्वेश्चन ही ऐसे सेट किया गया है। तो इसके पीछे रीज़न दे सकते हैं कि इसके क्या-क्या इसके पीछे रीज़न है कि हम लोग डेवलपमेंट पे फ़ोकस कर लें, वेलफेयर स्कीम्स को हम लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। इस ये चीज़ आप इसको यहाँ एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स। देखिए, स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं, वो खासकर मतलब अभी के टाइम में अभी न्यूज़ में बना हुआ मतलब था, खासकर 2022 से 23 की बात करें, इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई इन वेरियस सेक्टर्स। ज़ाहिर सी बात है, स्किल डेवलपमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसकी सप्लाईज़ को कहीं न बढ़ाया है। इसमें कुछ पॉइंट आपको लिख देना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट एनालाइज़ द लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एनालाइज़ करना है कि तीनों के बीच में यानी एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, इसके बीच में लिंकेज क्या है? मतलब ये थोड़ा-सा एनालिटिकल हो सकता है कि इसमें कौन-कौन से डायमेंशन कवर करने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी पहले इस लाइन को पहले एड्रेस कर दीजिए, ठीक है? 1 पेज तो नहीं, 1 पेज थोड़ा कम ही में कर सकते हैं और इसकी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि स्टेटमेंट एनालाइज़ करना है कि लिंकेज किस तरह एजुकेशन का, स्किल का, एम्प्लॉयमेंट का। इसके लिंकेज को मतलब ये चीज़ें आप जो कन्वेंशनली जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई-कोई डायमेंशन, ये थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि अब जब लिंकेज करेंगे तो डायमेंशन कहाँ से बनेगा? एजुकेशन, स्किल्स का डायमेंशन, तो आप इस चीज़ को अगर पॉइंट वाइज़ में लिख देंगे या फिर इसको आप कुछ अलग तरीके से माइंड मैप की तरह लिखेंगे, कुछ अगर एक फैक्टर डालेंगे तो कहीं न कहीं सही होगा। थोड़ा इसमें अप्रोच आपका अलग हो सकता है थोड़ा-सा, ठीक है? नेक्स्ट में क्वेश्चन द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। देखिए आईआर की ये क्वेश्चन है, नाटो के एक्सपेंशन और स्ट्रेंथनिंग, रसिया यूक्रेन वॉर आपको मालूम है, नाटो इसमें बेसिकली इसमें इसका भी नाम आ रहा था। द स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। साफ-साफ इसमें क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया गया। इसके बाद यहाँ नीचे नीचे पूछा गया व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? देखिए यूएस, यूरोप दोनों के बीच में बोल सकते हैं एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। वेस्टर्न
इसके नाम पे हम लोग यूरोप को, यूएस को बोलते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? इसमें आपका ओपिनियन क्या है? अगर ये चीज़ें आपको सामने दिखा तो सबसे पहली बात कि दोनों के बीच में रिलेशंस, बॉन्डिंग हो गया, ठीक है? दोनों के बीच में आइडियोलॉजी हो गया, मतलब ये सब पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? क्या आप आपका ओपिनियन क्या है? गिव रीजंस एंड एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। रीजंस बताना है, क्या रीजंस है? एग्जांपल भी लिखिए। अब यहाँ पर आईआर का आपको समझ होना चाहिए कि जैसे जर्मनी यूके हो गया, यूके फ्रांस के बीच में रिलेशंस, यूएस के बीच में किस तरह रिलेशंस है, नाटो का एक क्या मोटो है, इसको भी आप यहाँ पर एक डायमेंशन पुट कर सकते हैं। मतलब ये ठीक ठाक क्वेश्चन है आईआर में, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बन जाता आपसे। वैसे भी ये न्यूज़ में था, नाटो के बारे में आपने सुना भी होगा, और बहुत ज़्यादा जो लोग करंट अफेयर्स जो लोग कवर करने में होते हैं ना, अगर नहीं भी किए होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाता। फाइनली लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। स्टेटमेंट पूछ के आपसे ही पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब थोड़ा हटके हमें लग रहा है, ठीक है? लेकिन सही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मतलब ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स बोलेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनता। कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स होता है, लेकिन फिर भी आपसे वो क्वेश्चन बन जाता है। ये एक अच्छी बात इसमें ये हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है 20 में, सी इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस। यहाँ पर सी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, कॉस्मोस आपको मालूम है ये जो बेसिकली ये क्या उसको बोलते हैं, मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, मतलब ये एक तो लाइन दे दिया आप, ठीक है? डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ द आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड इनहेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए इसका आई थिंक इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कुछ मैरीटाइम सिक्योरिटी रिगार्डिंग ऐसे समथिंग कुछ है, ठीक है? सी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और इसमें सी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपोनेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। इसी के लाइट में आपको स्टेटमेंट आईएमओ का जो रोल है, आईएमओ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके रोल को आपको बताना है कि बेसिकली मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है कि किस तरीके से चीज़ें ट्रेड हो सकती है। आप कुछ हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इलीगल चीज़ें ट्रेड नहीं कर सकते, ड्रग्स चीज़ें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है, ये भी कुछ एक फैक्टर डाल सकते हैं, इनहेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब इसमें अगर आप थोड़ा बहुत लास्ट में कुछ एग्जांपल अगर आप थोड़ा बहुत सी के मतलब डाल सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल से डालना सही नहीं होगा, लेकिन डाल देंगे तो मेरे ख्याल से एक टच होगा कि हाँ ये करंट से अपडेट है। खासकर जो हमारा मत्स्य 6000 100 1000 है। तो ये भी मिशन को आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं कि यस हम लोग ने ये मिशन लॉन्च करने जब ये सोचा है, तो हम लोग इसमें खासकर एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स इसको भी हम लोग कहीं न कहीं हम लोग कंसीडर किए हैं। तो ये चीज़ें आप अगर यहाँ पर करते हो, या फिर ट्रेड की रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसको भी आप प्लस जो इंडिया जो आपका हो गया इधर यूएई, यूरोप जो इकोनॉमिक जो कनेक्टिविटी की जो बात अभी रिसेंट G20 में हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि ये भी चीज़ें कहीं न कहीं इसी से लिंक है, क्योंकि ये कॉस्मोस जो है बेसिकली मैरीटाइम जो ट्रेड है, इसी को कहीं न कहीं ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ चीज़ें आप ईज़िली इसको कनेक्ट करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ठीक-ठाक हमें लगा, मतलब ये आप जो लोग क्वेश्चंस को पेपर दिए हैं, मेरे साइड से भी जो जब क्वेश्चन देखा गया, डाउनलोड किए, तुरंत ये बिल्कुल पहला 2 क्वेश्चन जो बस ऑब्वियस जो सेट करने में लगता है, बस उसे सेट करने में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़े। बाकी नीचे जितने क्वेश्चन पढ़े अप्रॉक्स 16-17 क्वेश्चन वो आपके सामने पढ़े, आपके सामने देखे और समझे, और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे ईज़िली। और क्वेश्चन देख के अगर कोई बंदा समझ रहा है, तो समझिए क्वेश्चंस को वो सॉल्व भी कर सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लेकिन बिल्कुल एक अलग अंदाज़ में। अंदाज़ क्या होगा? अंदाज़ आपके सामने इस तरीके को कि लाइव फेस दिखाता है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि फेस नहीं दिखा रहा तो कहीं न कहीं देख के लिख रहा होगा। फेस दिखाकर आपके सामने प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ठीक है? ताकि आपको ये नहीं लगे कि कहीं हम देख के लिख रहे हैं या कुछ ऐसे। तो ये चीज़ें आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि यस चीज़ें अगर अगला बंदा हार्ड वर्क करा तो आप भी हार्ड वर्क कर सकते हैं क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट, क्योंकि एग्जाम में आप पूरी तरीके से ब्लैंक होते हैं। आपका 50% पढ़ा हुआ आप साइड में हो जाता है। जो चीज़ें आपने मल्टीपल रिवाइज की होती है, बस वो चीज़ आपके सामने होती है, वही चीज़ों को आप वहाँ पर पुट कर पाते हैं। चलिए कोई नहीं, अगली वीडियो में हम मिलते हैं हम डिटेल एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।